नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, दाव पर दाव, इतने दाव कि दाव के दलदल में फंस गया है हर दल का नाव। चाहे वो रामगढ़ हो या तरारी, चाहे वो इमामगंज हो या बेलागंज, हर जगह राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। और तेज इसलिए हुआ है क्योंकि अब 11 नवंबर तक ही चुनाव प्रचार है। 13 नवंबर को इन चारों क्षेत्रों में बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव को लेकर जो समीकरण बने हैं और जिस तरह से बाहुबलियों के, जिस तरह से परिवारवाद का बोलबाला है, उस परिस्थिति में जनता की चुप पे इन सारे क्षेत्रों में समीकरणों को ऐसी की तैसी कर रखी है। और इसीलिए नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं। बड़े बड़े जो गढ़ थे वो ढहने के कगार पे हैं। और बड़े बड़े जो बाहुबली हैं उनकी असली बाहुबल की परीक्षा होने वाली है। और इसीलिए ये दाव और दाव पे दाव चला जा रहा है। देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं, इन चार क्षेत्रों में किस तरह से पल पल समीकरण बदल रहे हैं। यदि नेता वहां चुनाव प्रचार करने गए हैं और उसके बाद क्या वहां की फिजा बदली है, किस तरह से जो पहले माहौल था वो अब बदल चुका है और किसके पक्ष में बदला है और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सब बातों की आज चर्चा करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में किसके चुनाव प्रचार से क्या उसका असर हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामगढ़ से। रामगढ़, जहां 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में मजबूती से टिके हुए हैं, यहां चतुष्कोणीय मुकाबला है। लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जीतेगा तो कौन। क्योंकि एक तरफ जहां परिवार का दबदबा है, दूसरी तरफ जहां जमीनी कार्यकर्ता हैं, तीसरी तरफ जहां प्रशांत किशोर का पावर लगा हुआ है, और चौथी तरफ जहां बीजेपी और एनडीए का नेटवर्क मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा रामगढ़ में, ये बात समझने वाली है। रामगढ़, जहां जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने यहां से अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक सिंह भी यहां से विधायक रह चुके हैं। सुशील कुशवाहा, जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, सबके साथ अच्छा संबंध रखते हैं, उनको प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। और सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, जिनके चाचा यहां से विधायक रहे, और अंबिका प्रसाद यादव, जो जो किसी जमाने में जगदानंद सिंह के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे और उनके साथी हुआ करते थे। तो इस तरह से रामगढ़ में चुनावी फिजा बन गया है। और रामगढ़ में तेजस्वी यादव से लेकर मुकेश सहनी तक का दौरा हो चुका है। रामगढ़ में प्रशांत किशोर का भी दौरा हो चुका है। प्रशांत किशोर ने कई सवाल किए हैं और उस सवाल के साथ रामगढ़ की जो लड़ाई है वो बड़ी जबरदस्त है। देखिए, रामगढ़ से सुधाकर सिंह पिछली बार विधायक थे, मात्र 189 मतों से ही जीते थे। 15 में यहाँ से अशोक सिंह विधायक थे और 10 में यहाँ से अंबिका सिंह यादव विधायक थे, जिनके भतीजे पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव चुनावी मैदान में। 15 में अशोक सिंह विधायक थे और 20 में सुधाकर सिंह विधायक थे, जिनके भाई चुनावी मैदान में। उससे पहले जगदानंद सिंह का यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो जितने प्रत्याशी हैं उनके दबदबे वाले इलाका है। यहाँ से जन सुराज के सुशील कुशवाहा है, वो भी चुनाव लड़ते रहे हैं, सांसद के चुनाव लड़े हैं बक्सर से, और उसी बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ आता है। और जब बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे तो 80,000 मत आए थे। अब वहां जब लड़ाई शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि आरजेडी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला होगा,
लेकिन परिस्थितियां वहां बदल गई। अब वहां बीएसपी एक फैक्टर बनकर उभरा है और बीएसपी से यदि यादव मतदाता जुड़ जाते हैं तो फिर ये राजद के लिए मुश्किल का कारण बन सकता है, क्योंकि बीएसपी के अंबिका यादव किसी जमाने में आरजेडी के ही बड़े नेता हुआ करते थे, जगदानंद सिंह के प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे और उनके लिए ही 10 में जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह के खिलाफ उनको चुनावी मैदान में उतरवाकर उन्हें जीत दिलाई थी। तब सुधाकर सिंह बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर यहां से उतरे थे, लेकिन अंबिका सिंह जीत गए। अब अंबिका सिंह यादव के भतीजे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव। 20 के चुनाव में खुद अंबिका यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे और वे मात्र 189 मतों से हार गए। तो ऐसे में यादव मतदाताओं को लगता है कि यदि जोर लगाया जाए तो इस बार सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव चुनावी बाजी जीत सकते हैं और यही डर आरजेडी को सता रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जगदानंद सिंह के परिवार के पास ये सीट रही है और सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक थे। अब वो बक्सर से एमपी बन गए तो फिर उनके भाई को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसी बात का गुस्सा, इसी बात का नाराजगी यहाँ के मतदाताओं में भी है कि आखिर जब सब एक ही परिवार के बीच जाएगा तो फिर कार्यकर्ताओं को क्या मिलेगा, और यही नाराजगी जो है वो आरजेडी को भारी पड़ सकता है। हालांकि इस नाराजगी को दूर करने के लिए काफी प्रयास चल रहा है और जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह ने जब इस टिकट को अपने भाई के लिए चुना है तो वो जी जान लगा रहे हैं, लेकिन अंततः फैसला तो जनता को ही करना है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी यहाँ से चुनावी बाजी में उतरकर और तरह तरह की चुनौतियां दे रहे हैं, लोगों की आंखें खोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में परिवारवाद और किस तरह से इस देश में परिवारवाद के चक्कर में राजनीति महज कुछ चंद लोगों के घर में ही सिमट कर रह गई है। जनता को जागना होगा, अपने बच्चों के लिए वोट करना होगा। प्रशांत किशोर ये सब बातें कर रहे हैं। बीजेपी के नेता अशोक सिंह भी यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, जनता के बीच वो जाते भी रहे। अब देखिए दूसरा क्षेत्र जो है वो है तरारी। यहाँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत, उनके लिए वोट मांग चुके हैं। नीतीश कुमार ने विशाल प्रशांत को लोगों से पूछकर माला भी पहना दिया। अब चिराग पासवान ने रोड शो भी कर लिया और यहाँ स्थितियां ऐसी है कि माले और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर की गुंजाइश बन रही है। यहाँ दो प्रत्याशी आमने सामने के मुकाबले में है। बीजेपी के तरफ से सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत और माले के तरफ से राजू यादव। माले का यह सीट रहा है, 15 में भी चुनाव जीता था माले यहाँ से और 20 में भी जीता था। जब यहाँ से सांसद बन गए, यहाँ से जो सुदामा प्रसाद विधायक थे, तो ये सीट खाली हुई है। तो माले को इसे अपने कब्जे में वापस रखना है और बीजेपी को इस सीट को छीनना है, इसी की लड़ाई है। और अंतिम दिन यहाँ पे तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी का कार्यक्रम है। तो देखना यह है कि अंतिम दिन जो यहाँ चुनाव प्रचार होता है उसका क्या असर होता है, बाजी किस तरह से पलटती है। यहाँ वैसे टक्कर सीधा विशाल प्रशांत और राजू यादव के बीच है। हालांकि जन सुराज ने यहाँ से किरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और वे भी अपना हाथ पांव मार रही हैं, लेकिन अंततः मतदाताओं की गोलबंदी जो है वो दो जगह पे जाके सिमट जानी है, इतना तय है। यहाँ तरारी में जो लड़ाई है वो मुकाबले का होना है और यही देखना है कि अंत में भूमिहार मत गोलबंद हो रहे हैं या भूमिहार मतों के गोलबंदी में कुछ असर आ रहा है। यदि भूमिहार मत गोलबंद होकर सुनील पांडे के पक्ष में चले गए तो फिर यहाँ से प्रशांत
जो विशाल प्रशांत हैं उनकी जीत तय मानी जा सकती है। लेकिन परिस्थितियां पल पल बदलती हैं और बदल भी सकती हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जरा हम लोग बेलागंज। बेलागंज जहां लड़ाई बड़ी जबरदस्त है और यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। आरजेडी की ये परंपरागत सीट रही है। आरजेडी का एक तरह से ये किला रहा है और अब इस किले पर दूसरे दल वाले चढ़ाई कर रहे हैं और यही आरजेडी के बेचैनी का कारण है। देखिए यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। यहाँ आरजेडी के जो विश्वनाथ यादव हैं, जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, 7 बार से विधायक सुरेंद्र यादव यहाँ से रहे हैं, सांसद जहानाबाद के हुए हैं वो, और अपने बेटे को यहाँ से टिकट दिलाई है आरजेडी की। यहाँ जो प्रतिष्ठा का विषय है वो सुरेंद्र यादव के नाक की लड़ाई बन गई। दूसरे तरफ यहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के तरफ से मनोरमा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और तीसरे जो हैं जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद, ये चुनावी मैदान में है। बेलागंज में त्रिकोणीय लड़ाई है और जिस सुरेंद्र यादव को यहाँ से डंके के चोट पर जीत जाते थे, इस बार उनको चुनौती मिल रही है। चुनौती इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ से मुस्लिम मतदाताओं में एक बड़ा बिखराव दिख रहा है। मुस्लिम मतदाताओं का मत जो है वो 3 जगहों पे जाता हुआ दिख रहा है। पहला तो विश्वनाथ यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जिनके पिता सुरेंद्र यादव यहाँ से विधायक रह चुके हैं। मुसलमानों में उनको लेकर थोड़ी नाराजगी भी है, तो एक बड़ा वर्ग उनका सपोर्टर भी है। दूसरा खेल जो बिगड़ा है मुसलमानों के वोटों का, वो बिगड़ा है मोहम्मद अमजद के चुनावी मैदान में उतरने से, क्योंकि मोहम्मद अमजद यहाँ से चुनावी मैदान में बाजी हमेशा लड़ते रहे हैं और अब वो प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लंबे अरसे से जो मुस्लिम समुदाय यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं किया है, उसको प्रतिनिधित्व देने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो 60,000 मतदाता वाले लगभग इस इलाके में, जो 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं वो इस इलाके में हैं और इसलिए मोहम्मद अमजद उन मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए मुस्तैदी से लगे हुए हैं। यदि मुस्लिम मतदाता गोलबंद हो जाते हैं और उनके साथ प्रशांत किशोर के समीकरण वाले वोट भी जुट जाते हैं, तो फिर यहाँ लड़ाई जबरदस्त तरीके से देखी जा सकती है। तीसरी जो है शक्ति है वो मनोरमा यादव है। मनोरमा यादव यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट हैं और आप जानते हैं कि बेलागंज का जो पूरा इलाका है वो इलाका गिट्टी और बालू का खेल वहाँ चलता है और गिट्टी और बालू के खेल में मनोरमा यादव जो है वो काफी आगे हैं और ऐसे में उनका समीकरण यहाँ बैठते हुए दिख रहा है। एक तो वे एनडीए की कैंडिडेट हैं, बीजेपी का समर्थन है, चिराग पासवान का समर्थन है, नीतीश कुमार का समर्थन है, खुद यादव है, इसलिए यादव मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ये भी सोच रहा है कि यदि एक ही परिवार के पास वर्षों तक ये सीट देते रहे, तो यदि यादव को ही जिताना है तो मनोरमा यादव क्यों नहीं, क्यों एक परिवार को ही जिताएंगे, क्यों सुरेंद्र यादव के ही बेटे होंगे, मनोरमा यादव भी जीत सकती हैं। तो यदि ये चला गया संदेश, तो फिर यहाँ जो बेलागंज की है वो लड़ाई जबरदस्त अलग रुख पकड़ सकती है और अलग दिशा में जा सकती है। यहाँ नीतीश कुमार के कार्यों पर भी वोट मांगा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए भी नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छा काम किया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है, तबलीगी मरकज जो है वो उसका निर्माण कराया है, बच्चों को पढ़ने के लिए योजनाएं लाई हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम मतदाताओं के लिए कई योजनाएं जो हैं वो नीतीश सरकार ने लागू किया है। तो इसको लेकर उनका एक वोट मनोरमा देवी भी उस पर दावा कर रही है। तो पूरा समीकरण यही है कि जो बेलागंज है वहां 72,000 के आसपास यादव हैं, तो 60,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो बेलागंज में लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। सुरेंद्र यादव की भी इज्जत दांव पर है और तेजस्वी यादव की भी, और इसीलिए वहां पे
ओसामा साहब को भेजा जा रहा है ताकि मुस्लिम मतदाताओं को वो मना सके, और उनका रोड शो यहाँ पे हुआ। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है कि बेलागंज का जो खेल है वो किधर जाएगा। यदि ओसामा साहब की बात मानकर वहां के मुस्लिम मतदाता आरजेडी के पास पूर्ण रूप से लौट आते हैं तो फिर लड़ाई आरजेडी के पक्ष में मुड़ जाएगी। यदि नहीं लौटते हैं, वो अमजद मुखिया के पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं, तो फिर अमजद मुखिया की भी बारी बन सकती है। वैसे यहाँ अभी मनोरमा यादव अपर एज ली है, क्योंकि एनडीए के वोट के साथ साथ उनको हर तबके का वोट पर उनका दावा है, और चुनाव प्रचार भी बड़े तगड़े तरीके से चल रहा है। देखिए यहाँ अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, ये सब चुनाव प्रचार कर चुके हैं, मनोरमा देवी के पक्ष में लगे हुए हैं रात दिन। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी विश्वनाथ यादव के पक्ष में यहाँ पे चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ओसामा साहब जा चुके हैं, और अब जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। अब देखिए बात कर लेते हैं इमामगंज। इमामगंज में भी लड़ाई त्रिकोणीय है। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी के तरफ से यहाँ पे दीपा मांझी चुनावी मैदान में है, हम की उम्मीदवार है। दीपा मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पुत्रवधू है, संतोष सुमन की पत्नी है, और दीपा मांझी पढ़ी लिखी और जुझारू महिला है। एनडीए ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, और यहाँ से आरजेडी ने रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी को मौका दिया है, और प्रशांत किशोर की पार्टी के तरफ से जितेंद्र पासवान चुनावी मैदान में। 2 मांझी उम्मीदवार हैं, और जितेंद्र पासवान यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हैं। पासवान सुरक्षित सीट है, तो यहाँ पे चिराग पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण है। इमामगंज में चिराग पासवान, यदि पासवान मतों को जीतन राम मांझी के पक्ष में ले जाने में सफल होते हैं, दीपा मांझी के पक्ष में, तो यहाँ का समीकरण बदल जाएगा। दूसरा, मांझी मतों पर भी यह निर्भर करता है कि मांझी मत गोलबंद होकर या तो दीपा मांझी के पक्ष में मतदान करते हैं, या फिर रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी के पक्ष में। देखिए रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी के पक्ष में एक समीकरण ये भी है कि पूरा माई समीकरण उनके साथ है। उसके साथ साथ अभय कुशवाहा, जो पिछले बार बेलागंज से चुनाव लड़े थे, वो गया लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, तो वो कुशवाहा मतों को कितना टर्नअप करा पाते हैं। फिर जितेंद्र पासवान मतों को कितना अपने पास ले पाते हैं, जो अपने चिकित्सीय कार्य के दौरान जिस तरह से उन्हें लोकप्रियता पाई है, उसका लाभ कितना ले पाते हैं। पूरा चुनावी जो बाजी है इसी पर टिका हुआ है। तो इमामगंज में यदि देखा जाए तो दीपा मांझी, रोशन मांझी और जितेंद्र पासवान के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। मतदाता अभी तेजी से गोलबंद हो रहे हैं। जिस दीपा मांझी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, लोगों में ये था कि जीतन राम मांझी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है, अब दीपा मांझी बड़ी तेजी से उन मतों को अपने पक्ष में करने में सफल हो रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार भी तेजी से हुआ है। चिराग पासवान भी वहां जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी वहां जा रहे हैं, और चारों तरफ से पूरी तरह से घेराबंदी हो रहा है कि दीपा मांझी वहां से चुनावी बाजी जीत ले। तो लड़ाई वहां भी दिलचस्प है, और इन त्रिकोणीय लड़ाई में किसकी बाजी कहाँ जाती है ये देखना है, क्योंकि मतदाता अब काफी समझदार हो चुके हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। गोलबंदी अंत समय में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में हो जाती है, तो समीकरण वहीं पे पलट जाते हैं। तो अब देखना है कि इन 4 क्षेत्रों में जो दाव पर दाव चला जा रहा है, और दाव के दलदल में हर दल फंसता जा रहा है, उसका असल परिणाम जब 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को जब मतगणना होगा, तब रिजल्ट सामने आएगा। तो अभी दीजिए हमको इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।